एवरीवन, बेटा पिछली बार आपने रिवॉल्यूशन अकाउंट के बारे में पढ़ा था और उसमें दो तरह के केस थे बेसिकली। कि पहले केस में तो आप क्या करते हो, रिवाइज्ड वैल्यू को दिखाते हो। रिवाइज्ड वैल्यू का दिखाने का मतलब ये है कि जैसे टाइम के हिसाब से असेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू में चेंज हो जाता है, तो जो करंट में वैल्यू है, जैसे मान लो आपकी मशीनरी की वैल्यू है, बैलेंस शीट में दी हुई थी 5 लाख और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मार्केट वैल्यू दी हुई है 7 लाख। तो वहाँ पर बैलेंस शीट में 5 लाख है, यहाँ पर 7 लाख है, तो जो नई बैलेंस शीट बनाओगे उसमें आप 7 लाख दिखाओगे, तो ये रिवाइज्ड वैल्यू है। दूसरे केस में क्या, आप रिवाइज्ड वैल्यू नहीं दिखाते हो, मतलब जो पिछले बैलेंस शीट में आपके असेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू थी वही आप दिखाते हो। फिर वहाँ पर सिर्फ चेंज क्या होता है उनकी कैपिटल्स में, लेकिन जब आप रिवाइज्ड वैल्यू दिखाते हो तो आपकी पूरी बैलेंस शीट चेंज हो जाती है। आपका जो असेट्स और लायबिलिटीज़ बढ़े हैं वो भी, उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और साथ में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली अभी ये क्वेश्चन कौन सा है, जब रिवाइज्ड वैल्यू को आप दिखाते हो, तो देख लेते हैं। A, B, C and D were partners in a firm sharing profits in the ratio 3:3:2। 4 पार्टनर है बेटा ABCD, रेशो है 3:3:2। ऑन 1 अप्रैल 2016, 1/4/2016 को उनकी बैलेंस शीट कैसे दिखा रही है, लाइबिलिटी साइड अब कैपिटल्स आगे दी हुई है और फिक्स्ड असेट्स हैं 8,25,000। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ABCD के अलग अलग कैपिटल्स दी हुई है, ए की 2 लाख, बी की 2.5 लाख, सी की 2.5 लाख और डी की 3,10,000। टोटल हो गया 10,10,000। करंट असेट्स इधर 3 लाख है, तो 8,25,000 तो फिक्स्ड असेट्स थे और 3 लाख ये, तो 11,25,000। फिर इसके बाद लाइबिलिटी साइड सन्ड्री क्रेडिटर्स 90,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 25,000, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं, फ्रॉम द अबाउट डेट द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। अब इसी डेट से उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि फ्यूचर में वो प्रॉफिट्स और लॉसेस को 4:3:1 में अपना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइड करेंगे, बांटेंगे। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2,70,000। ये वही है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का आपने वैल्यूएशन किया है, तो वो एडजस्टमेंट करते हैं सेक्रीफाइस और गेन निकाल के। इट वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड दैट, ये भी कंसिडर्ड किया गया, द क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट ₹30,000। बेटा बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 25,000 है, यहाँ पर ये क्लेम हो गया 30,000, तो 5,000 से आपका क्या है, रिवॉल्यूशन में लॉस बढ़ जाएगा और रिवॉल्यूशन के डेबिट साइड पर ये दिखाया जाएगा। एंड फिक्स्ड असेट्स विल बी डेप्रिशिएटेड बाय ₹25,000। अब फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू कम हो रही है 25,000 से, तो ये भी आपका एक तरीके से लॉस हो गया। एडजस्ट द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। अब जो पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है वो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से करनी है, और किस तरह से, ओपनिंग करंट अकाउंट्स, ठीक है ना, करंट अकाउंट्स को खोलकर। यानी कि अभी तक कैपिटल्स थी फ्लक्चुएटिंग, अब है फिक्स्ड, तो फिक्स्ड में कैपिटल फिक्स ही रहती है, जो हम कैलकुलेट करेंगे कितना अमाउंट आएगा, उसके अलावा जो भी बैलेंस बचेगा वो हम करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। जितना हमें कैपिटल अकाउंट में चाहिए उतना रख कर करंट अकाउंट में बाकी हम ट्रांसफ़र कर देंगे, चाहे उसमें डेबिट बैलेंस आए चाहे क्रेडिट आए। अब यहाँ पर दे रखा है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूट फर्म, ये दे रखा है। तो सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। बेटा 25,000 तो आपका रिजर्व था और 30,000 का क्लेम हो गया, तो 5,000 से आपका ये
क्लेम बढ़ गया तो ये आपकी लाइबिलिटीज़ 5,000 से बढ़ गई। मैंने आपको बताया था रिवॉल्यूशन अकाउंट में सिर्फ हम चेंज को ही रिकॉर्ड करते हैं कि लाइबिलिटीज़ और असेट्स में कितना चेंज हो रहा है। 5,000 की लाइबिलिटी बढ़ी है ना, तो 5,000 हमने रिकॉर्ड कर दिया। फिर फिक्स्ड असेट्स पर 25,000 का डेप्रिसिएशन लगा तो टू फिक्स्ड असेट्स, जितनी वैल्यू कम होगी। अगर फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू बढ़ती तो आप यहाँ पर लिखते बाय फिक्स्ड असेट्स, लेकिन क्योंकि वैल्यू घट रही है तो यहाँ लिख दिया। बाकी इसके अलावा क्रेडिट का कोई भी आइटम नहीं है, तो 30,000 का बेटा हो गया लॉस। अब 30,000 के लॉस को आप पुरानी रेशो में बांटेंगे। पुरानी रेशो देख लेते हैं। पुरानी रेशो बेटा 3:3:2 बटेगा बेसिकली। यहाँ पर ये लॉस बटेगा 3:3:2 में, तो 3-2-5 3-2-5 10, एक का आ गया 3,000, 3-3-9 3-2-6 3-3-9 3-2-6। तो इस तरह से 30,000 का लॉस बट गया। अब इसके बाद हम देखते हैं आपका कैपिटल्स अकाउंट्स, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। हाँ तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, तो सबसे पहले शुरुआत इसकी कहाँ से होगी? सबसे पहले शुरुआत होगी इसकी यहाँ से, बाय बैलेंस BD। इनके बैलेंस लिख दिए। 2 लाख ए की कैपिटल थी, 2.5 लाख बी की, 2.5 लाख सी की और 3,10,000 डी की। सबसे पहले आप बैलेंस शीट क्लियर करते हैं। अब बैलेंस शीट में कुछ बचा नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 25,000 वो भी साफ़ हो गया और इधर का कुछ है ही नहीं। फिर उसके बाद गुडविल है, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, उसका वैल्यूएशन किया है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सैक्रिफाइस और गेन निकालेंगे। तो उसके लिए हम वर्किंग नोट देखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आप देख रहे हैं एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। अब ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, यानी कि सैक्रिफाइस रेशो के हिसाब से निकाल रहे हैं। तो ओल्ड रेशो थी 3:3:2 और न्यू रेशो है 4:3:1। तो इसके हिसाब से आपने सैक्रिफाइस और गेन निकाला है, तो वो निकल के आया है 1/10 ए का गेन है, 1/10 बी का गेन है, सी का 1/10 सैक्रिफाइस और डी का भी 1/10 सैक्रिफाइस है। तो जो गेन कर रहा है वो देगा बेटा। 2,17,000 गुडविल की वैल्यू है, तो 27,000। अब ए क्योंकि एक को फ़ायदा हो रहा है तो वो 27,000 देगा, बी को फ़ायदा हो रहा है वो भी देगा, सी और डी को 27,000 मिलेंगे। तो जिनको मिलेगा उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, जो देंगे उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो देख, अब यहाँ पर बेटा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इन्होंने बाय सन्ड्रीज लिख दिया गुडविल। अब क्योंकि 2 को फ़ायदा हो रहा है और 2 को नुकसान हो रहा है, अब ये नहीं पता चल रहा ना कि ए सी को दे रहा है या ए डी को दे रहा है। तो यहाँ पर सिंपली इन्होंने क्या कर दिया? बाय सन्ड्रीज लिख दिया। भाई सी और डी को मिल रहा है क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस किया, तो इन दोनों के अकाउंट में 27,000 क्रेडिट कर दिया। और यहाँ पर ए और बी दे रहे हैं तो इनके अकाउंट में 27,000 डेबिट कर दिया। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? रिवॉल्यूशन अकाउंट का लॉस आया। अगर प्रॉफिट होता तो आप यहाँ पर लिखते बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रॉफिट, यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते। अब क्योंकि लॉस है तो आपने डेबिट साइड पे लिख दिया। ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या किया? इधर का टोटल किया, ये टोटल किया, तो ये बैलेंस निकल के आया। ये इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल आ जाएगी 1,64,000 ए की, 2,17,000 बी की, 2,68,000 सी की और 3,31,000 डी की। आ गया। यहाँ पर बैलेंस सी डी किया, उतार के यहाँ पर ले आए। अब इसके हिसाब से हम देखेंगे न्यू कैपिटल जो रिक्वायर्ड है, ये एग्जिस्टिंग कैपिटल हो गई, उसके हिसाब से देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपने ये जो एग्जिस्टिंग कैपिटल आई थी 1,64, 2,17, 2,68, 3,31 टोटल कर लिया 980। तो नई रेशो में बांट गए 4:3:1 में बांट गए। ए की कैपिटल आ गई 3,92,000, बी की 2,94,000, सी की 1,96,000 और डी की 98,000। अब हमें ये कंपैरिजन करना है, यहीं से देखिए बेटा आप, नई कैपिटल ए से चाहिए 3,92,000 और है इतनी, तो इसको और लाना पड़ेगा। अब यहाँ पर बेसिकली ये उससे ये नहीं कहा गया कि वो कैश में या बैंक के थ्रू लाएगा, लेकिन ये कहा गया है कि करंट अकाउंट्स को ओपन करके, यानी कि जो भी उसका बैलेंस होगा उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी कि जितना अमाउंट उसका कम पड़ रहा है उससे फ्यूचर में उससे ले लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा?
जब फ्यूचर में वो प्रॉफिट अर्न करेगा तो उसके प्रॉफिट से वो पैसा काट लिया जाएगा, तो इससे क्या है वो कैपिटल पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर ये 217 है, चाहिए 294, तो इसकी भी कम पड़ रही है, तो इसका भी करंट अकाउंट डेबिट होगा, इसका भी डेबिट होगा, इसका भी डेबिट होगा। यहाँ इसकी 268 है ऑलरेडी, लेकिन चाहिए 196, तो इसका ज़्यादा अमाउंट है, तो इसका क्रेडिट बैलेंस बचेगा, यानी कि करंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। इसकी 331 है ऑलरेडी, चाहिए 98, तो इसमें से ये घटाएंगे तो वो जो अमाउंट आएगा वो बेसिकली वही अमाउंट होगा जो कि क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लगी हुई है पहले ही। तो आगे देखते हैं। इसके बाद आप देखेंगे बेटा, ये एग्जिस्टिंग कैपिटल आपने इधर लिख दी, ठीक है। इसके बाद जो रिक्वायर्ड कैपिटल है, मतलब ये कैपिटल बिजनेस में बचनी ही चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल हो जाएगी ये। अब 3,92,000 चाहिए और 164 है, तो दोनों साइड बराबर करने के लिए क्या है, बाय ए इज करंट अकाउंट, यानी कि करंट अकाउंट में डेबिट होगा क्योंकि इसका अमाउंट कम पड़ रहा है। इसकी 217 है, चाहिए 294, तो कितना कम पड़ गया, 77,000, तो इसके करंट अकाउंट से ही चार्ज किया जाएगा, बाय बी इज करंट अकाउंट 77,000। पहले की कैपिटल सी की 268 है, चाहिए 196, तो उसका 72,000 ज़्यादा है, तो वो 2 सी इज करंट अकाउंट, जिसके सामने 2 लगा रहता है वो क्रेडिट रहता है, जिसके सामने बाय लगा रहता है वो डेबिट। 331 डी की कैपिटल है और चाहिए उससे 98,000, तो 233 उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो बेटा अब एक बात और है, जैसे कैपिटल्स या करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है तो उसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम बैलेंस शीट देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले लायबिलिटी साइड आ जाइए। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो तो 25,000 था और क्लेम था 30,000, तो पूरा 30,000 ही लिख दिया क्योंकि क्लेम था ही, लायबिलिटी तो है। हाँ ये याद रखना कि रिवॉल्यूशन अकाउंट में सिर्फ हम चेंज को लिखते हैं। 25,000 रिजर्व था, 5,000 हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, तो वहाँ पर 5,000 रिकॉर्ड किया। सैंड्री क्रेडिटर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 90 के 90,000 लिख दिया। अब एक कैपिटल अकाउंट है बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा ना फिक्स्ड है ये, तो 392 जितनी भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर उनका क्या क्या बैलेंस आया था वो देख लेते हैं दोबारा। अब यहाँ पर 2 सीज करंट अकाउंट है और 2 डीज करंट अकाउंट है, इसका मतलब इनके करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो उसको लायबिलिटी साइड हम दिखाएंगे। और यदि जैसे यहाँ पर बाय एज करंट अकाउंट है तो ये करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब फर्म उनसे मांगती है, पैसा उनका कम पड़ रहा है, उनसे चार्ज किया जाएगा, तो ये दोनों ही असेट साइड दिखाएंगे क्योंकि ये फर्म के लिए असेट्स हैं। तो देख लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर बेसिकली आपने देखा ये तो कैपिटल्स हमने शो कर दी, कोई दिक्कत नहीं। ये सी और डी का करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था तो इधर लिख दिया। ए और बी का डेबिट बैलेंस था तो ये यहाँ लिख दिया। फिक्स असेट्स बेटा 825 पिछली बैलेंस शीट में थे, क्योंकि 25,000 डेप्रिसिएशन लग गया तो रिवाइज्ड वैल्यू कितनी बची, 8 लाख, तो वो दिखाएंगे। करंट असेट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इस तरह से आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर आप दोबारा पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।